दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था तो उसका मकसद सिर्फ देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना और धीरे धीरे फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना भी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इस गोल को प्रैक्टिकली कैसे अचीव करती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया का ऑर्डर, जिसे GFR 2017 के रूल 153 के सब रूल 3 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जारी किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब गवर्नमेंट किसी गुड्स, सर्विस या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की परचेस करती है तो उसमें लोकल कंपनीज को बेनिफिट कैसे मिलता है? दरअसल यही बेनिफिट दिलाने के लिए प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर में परचेस प्रेफरेंस का प्रोविजन रखा गया है। यानी अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर कुछ सर्टेन कंडीशंस को पूरा करता है तो उसे टेंडर में फॉरेन या नॉन लोकल बिडर्स के मुकाबले प्रेफरेंस दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये परचेस प्रेफरेंस एक्चुअली कैसे काम करता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है और इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम इसे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेस प्रेफरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है तो उसमें मल्टीपल सप्लायर्स अपनी बिड्स सबमिट करते हैं और हर सप्लायर कोशिश करता है कि वह सबसे कम प्राइस कोट करे ताकि कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल सके। प्रोक्योरमेंट की भाषा में जिस बिडर ने सबसे कम रेट कोट किया होता है उसे L1 बिडर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी टेंडर में 4 सप्लायर्स ने 95 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए और 120 रुपए की रेट्स कोट करी, तो इस टेंडर में 95 रुपए कोट करने वाला बिडर L1 कहलाएगा, क्योंकि उसका कोटेशन सबसे कम है। यही स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में यूज होती है और इसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में अगर नॉन लोकल सप्लायर्स, क्लास 2 लोकल सप्लायर्स और क्लास 1 लोकल सप्लायर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रोक्योरिंग एंटिटीज क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को प्रायोरिटी देती है और उसके बाद क्लास 2 लोकल सप्लायर्स या नॉन लोकल सप्लायर्स की बारी आती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर टेंडर प्रोसीजर में L1 बिडर खुद एक क्लास 1 लोकल सप्लायर यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो दोस्तों, इसका जवाब काफी सिंपल है। चूंकि इस सिचुएशन में दो बेनिफिट्स एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले तो लोएस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट मिल गया और उसके साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी मिल गया। तो इस केस में गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा ऑर्डर उसी L1 बिडर यानी क्लास 1 लोकल सप्लायर को अवार्ड कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर टेंडर 100 यूनिट्स का है और L1 बिडर लोकल मैन्युफैक्चरर है तो वो पूरे 100 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब L1 बिडर कोई नॉन लोकल सप्लायर होता है। और दोस्तों, यहीं से परचेस प्रेफरेंस की कहानी शुरू होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल सिर्फ लोएस्ट प्राइस नहीं बल्कि मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करना है और इसी मकसद से इंट्रोड्यूस किया गया है मार्जिन ऑफ परचेस प्रेफरेंस का रूल, जिसका लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों, कि अगर कोई क्लास 1 लोकल सप्लायर की कोटेड प्राइस L1 बिडर से 20% के अंदर है तो उसे मौका दिया जाता है कि वह अपनी कोटेड प्राइस L1 लेवल तक मैच करे और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा या पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सके। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टेंडर में नॉन लोकल सप्लायर ने 100 रुपए की प्राइस कोट की और वो L1 बिडर बन गया। वहीं क्लास 1 लोकल सप्लायर ने 105 रुपए कोट किया, यानी सिर्फ 5% ज्यादा। और क्योंकि ये डिफरेंस 20% मार्जिन के अंदर है तो गवर्नमेंट उस लोकल सप्लायर को बुलाकर एक काउंटर ऑफर देकर कहती है कि अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर चाहे तो अपनी प्राइस 100 रुपए तक मैच कर दे, और अगर लोकल सप्लायर अपनी प्राइस मैच कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का है तो उसे 50% कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। यानी अगर टेंडर 100 यूनिट्स का है और लोवेस्ट कोटेशन किसी फॉरेन या नॉन लोकल कंपनी ने दी है तो टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा उसी नॉन लोकल सप्लायर को मिलता है और बाकी 50% हिस्सा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुल जाता है। वही अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर्स कहता है कि मैं पूरी क्वांटिटी नहीं ले सकता तो क्लास 1 लोकल सप्लायर उस 50% हिस्से में से जितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है उतनी उसे क्वांटिटी दे दी जाती है और उस 50% हिस्से में से रिमेनिंग क्वांटिटी अगले लोवेस्ट एलिजिबल क्लास 1 लोकल सप्लायर को ऑफर की जाती है। और ऐसा तब तक चलता है जब तक पूरा ऑर्डर कवर ना हो जाए या एलिजिबल क्लास 1 सप्लायर्स खत्म ना हो जाएं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मिलते हैं और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर सभी कोशिशों के बावजूद लोकल सप्लायर्स रिमेनिंग क्वांटिटी नहीं ले पाते तो बैलेंस क्वांटिटी वापस ओरिजिनल L1 बिडर को दे दी जाती है और इससे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट डिले नहीं होती और गुड्स या सर्विसेज टाइम पर डिलीवर हो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों, पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और स्पेशल केस है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां प्रोक्योरमेंट डिविजिबल नेचर का नहीं होता, जैसे कोई सिंगल मशीन, एक बड़ा प्रोजेक्ट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसे सिचुएशंस में रूल बिल्कुल क्लियर कहता है कि परचेस प्रेफरेंस केवल और केवल क्लास 1 लोकल सप्लायर को मिलेगी और क्लास 2 या नॉन लोकल सप्लायर्स को कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। यानी अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नेचर का है तो ऑर्डर मल्टीपल सप्लायर्स में स्प्लिट हो सकता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल नेचर का है तो पूरा का पूरा ऑर्डर सिर्फ एक क्लास 1 लोकल सप्लायर के पास जाएगा, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पूरा एडवांटेज मिले। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री को अपने कैंपस में एक एडवांस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाना है। ये सिस्टम पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, जिसमें फिल्ट्रेशन यूनिट, ऑटोमेशन कंट्रोल और सेंसर्स सब एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसे छोटे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। यानी यह प्रोक्योरमेंट इंडिविजिबल नेचर का है। अब टेंडर ओपन होता है और अलग अलग सप्लायर्स अपनी कोटेशंस जमा करते हैं। 3 सप्लायर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक फॉरेन कंपनी, एक क्लास 2 लोकल सप्लायर और एक क्लास 1 लोकल सप्लायर, जिसने अपने प्रोडक्ट में 60% से ज्यादा इंडियन कंपोनेंट्स यूज किए हैं। जब कोटेशंस खुलती हैं तो लोवेस्ट बिड यानी L1 फॉरेन सप्लायर का निकलता है, जो 1 करोड़ रुपए का कोटेशन देता है, जबकि क्लास 1 लोकल सप्लायर का रेट 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। दोस्तों, अब यहां रूल एक्टिवेट होता है, क्योंकि फॉरेन सप्लायर क्लास 1 कैटेगरी में नहीं आता, तो सिस्टम ये चेक करता है कि क्या क्लास 1 सप्लायर का रेट L1 से 20% के अंदर है या नहीं। और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि लोकल सप्लायर का रेट 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, यानी L1 प्राइस से सिर्फ 15% ज्यादा है। मतलब वो मार्जिन ऑफ परचेस प्रेफरेंस के अंदर आता है। अब गवर्नमेंट उस क्लास 1 लोकल सप्लायर को इनवाइट करती है कि वो L1 की 1 करोड़ वाली प्राइस को मैच करे, और अगर वो अग्री कर जाता है तो पूरा प्रोजेक्ट उसी को दे दिया जाता है, भले ही इनिशियली लोएस्ट कोटेशन फॉरेन सप्लायर का था। लेकिन अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर L1 प्राइस मैच करने से मना कर देता है तो फिर ये प्रोजेक्ट फॉरेन सप्लायर को दे दिया जाएगा, क्योंकि इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट नहीं किया जा सकता। यानी या तो पूरा ऑर्डर लोकल मैन्युफैक्चरर को जाएगा अगर वो प्राइस मैच करे, वरना पूरा फॉरेन सप्लायर को मिलेगा। और इसके साथ ही सबसे क्लियर रूल यह भी है कि क्लास 2 लोकल सप्लायर्स को कहीं भी परचेस प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी सप्लायर का लोकल कंटेंट 20% से लेकर 50% तक है तो वो केवल बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसे कोई एक्स्ट्रा चांस या प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, प्रेफरेंस हमेशा क्लास 1 सप्लायर्स को ही मिलेगी, क्योंकि वही असली मेक इन इंडिया का स्पिरिट कैरी करते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स का मेजॉरिटी हिस्सा भारत में बनाया जाता है। अब मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री किसी गुड्स या सर्विस को प्रोक्योर करना चाहती है, और अगर नोडल मिनिस्ट्री ने सर्टिफाई कर दिया कि भारत में उस आइटम की पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कंपटीशन मौजूद है, तो प्रोक्योरमेंट में ऑटोमेटिकली लोकल सप्लायर्स को प्रेफरेंस मिलेगी। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है और डोमेस्टिक डिमांड पूरी कर सकता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसी लोकल सप्लायर को मौका देती है, न कि फॉरेन कंपनी को। लेकिन सवाल उठता है, अगर देश में सफिशिएंट कैपेसिटी ही नहीं हो, जैसे हाई टेक इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड मशीनरी या रेयर रॉ मटेरियल्स जो इंडिया में लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं, तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट कंपटीशन ओपन कर देती है और अलाउ करती है कि क्लास 2 लोकल सप्लायर्स और नॉन लोकल सप्लायर्स भी बिडिंग में शामिल हों। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि प्रेफरेंस फिर भी क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को ही मिलेगी, यानी एडवांटेज हमेशा लोकल सप्लायर्स के पास ही रहता है। एक और जरूरी बात आपके मन में आ रही होगी कि क्या यह परचेस प्रेफरेंस हर प्रोडक्ट या सर्विस पर अपने आप लागू हो जाती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। परचेस प्रेफरेंस तभी लागू होती है जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को नोडल मिनिस्ट्री ने क्लास 1 लोकल कैपेसिटी आइटम के रूप में ऑफिशियली नोटिफाई किया हो। यानी हर आइटम की एक लिस्ट होती है जो मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है, जिसमें हर प्रोडक्ट को उसके खास HSN कोड के साथ शामिल किया जाता है, और अगर आपके प्रोडक्ट का HSN कोड उस नोटिफाइड लिस्ट में है, तभी आपको परचेस प्रेफरेंस का फायदा मिलेगा। इस तरह पूरी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड सिस्टम का रूप ले लेती है, जहां हर लोकल मैन्युफैक्चरर को एक डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यही से शुरू होती है वो असली जर्नी, जहां मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह जाता, बल्कि एक पॉलिसी ड्रिवन रियलिटी बन जाता है, जिसे ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली लागू किया गया है। दोस्तों, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का उद्देश्य सिर्फ लोवेस्ट प्राइस पर गुड्स या सर्विसेज खरीदना नहीं है,
बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस और एडवांटेज देना भी है। L1 टर्मिनोलॉजी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का फाउंडेशन तैयार करती है, जबकि परचेस प्रेफरेंस रूल्स यह इंश्योर करते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को रियल सपोर्ट मिले। नतीजा यह होता है कि सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। एक तरफ लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जरूरतें भी टाइमली और एफिशिएंटली पूरी होती हैं। यानी ये पूरी पॉलिसी एक ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है जहां देश की इकोनॉमी भी मजबूत होती है और आत्मनिर्भर भारत का विजन भी हकीकत में बदलता है।